नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का जो चैप्टर है वो कैलेंडर। कैलेंडर रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, जहाँ से प्रायः परीक्षाओं में 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कैलेंडर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उसको मुख्य रूप से हम लोग 5 भागों में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। पहला सामान्य जानकारी पर आधारित, दूसरा प्रारंभ दिवस पर आधारित, तीसरा अन्य ज्ञात दिवस पर आधारित, चौथा एक ही वर्ष के अंदर पर आधारित, और पांचवा विविध। तो कैलेंडर के प्रश्नों को हम लोग 5 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला भाग है सामान्य जानकारी पर आधारित, दूसरा है प्रारंभ दिवस पर आधारित, यानी प्रारंभ का मतलब यह हुआ जब से सन को प्रारंभ माना जाता है, यानी कि एक सन एक से, तो उस पर आधारित हो जाएगा। अन्य ज्ञात दिवस पर आधारित, यानी किसी भी वर्ष के किसी भी दिन का वो विवरण देकर अन्य किसी वर्षों के दिवस का या माह के दिवस का वो जानकारी आपसे पूछ सकता है। चौथा जो है वो एक ही वर्ष के अंदर पर आधारित प्रश्न, जैसे जनवरी का कुछ जानकारी दे दिया और अक्टूबर का, नवंबर का, इस तरीके से पूछ लिया। और पांचवा जो है विविध में कई प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, उस पर हम लोग उस समय पर बातचीत करेंगे जब वो टॉपिक पढ़ा जाएगा। तो कैलेंडर के जो प्रश्न हैं वो मुख्य रूप से हम लोग 5 टाइप में डिवाइड कर ले रहे हैं। कैलेंडर को पढ़ने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जानना ज़रूरी है, उसकी हम लोग बातचीत करेंगे। कैलेंडर को और आगे पढ़ें उससे पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको बता दूं। जो कैलेंडर हुआ करता था लगभग 13वीं शताब्दी के पहले, उस समय तक इसका प्रयोग 10 महीनों के रूप में होता था। 10 माह केवल उस समय पर प्रारंभ में केवल 10 माह थे। 10 माह। और वो 10 माह कौन कौन थे? वो था मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये 10 माह ही थे। बाद में 2 माह और जोड़ा गया, लेकिन उसको रखा पहले गया, बाद में जोड़ा गया। तो बाद में जो जोड़ा गया वो सबसे पहले जनवरी जोड़ा गया, फिर फरवरी, फिर। यही कारण है कि आप जो दिवसों की संख्या देखते हैं वो सबसे कम फरवरी में हो जाता है।
जबकि आप व्यवहारिक रूप से देखेंगे कि कोई भी कार्य जो किया जाता है उस स्टार्ट से जो संख्या या कुछ भी वो डिसाइड होगी वो बराबर 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 डिसाइड होगी और लास्ट में जो कम बेसी होता है उसी में रख दिया जाता है। तो निश्चित रूप से फेब में आप जो 28 और 29 दिन के बारे में जानते हैं वो यही कारण है। फिलहाल ये हम लोगों की सब्जेक्ट का विषय नहीं है, मतलब सब्जेक्ट में नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है हमका हम लोगों का इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। आइए मुख्य बात क्या है वहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, कैलेंडर को पढ़ने से पहले जो कैलेंडर से रिलेटेड सामान्य बातें हैं उसको जानना पड़ेगा। सामान्य जानकारी पर आधारित ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, कई क्वेश्चन बनते हैं, तो सामान्य जानकारी होना जरूरी है। तो कैलेंडर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वर्ष यानी ईयर। ये जो वर्ष होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, वर्ष दो प्रकार के होंगे। पहला होता है साधारण वर्ष, साधारण वर्ष इसमें 365 दिन होंगे, 365 दिन होगा और इसमें फरवरी जो होगी फेब वो 28 दिन की होगी। दूसरा है लीप वर्ष या अधिवर्ष, इसी को अधिवर्ष भी कहा जाता है। लीप वर्ष या अधिवर्ष, इसमें जो दिनों की संख्या होगी वो 366 दिन होंगे और फरवरी यानी फेब ये 29 दिन का होगा, 29 दिन का हो जाएगा फरवरी, 29 दिन का। मतलब वर्ष को हम दो भागों में बांट ले रहे हैं, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष में क्या है, दिन 365 होंगे जिसमें फरवरी 28 दिन का होगा। लीप वर्ष यानी अधिवर्ष, इसमें कुल दिनों की संख्या 366 होगी, 366 होगी और फरवरी 29 दिन का हो जाएगा। अब इसमें साधारण वर्ष में तो कोई दिक्कत नहीं है, साधारण वर्ष की बात जैसी है वैसे ही। लेकिन कोई वर्ष लीप वर्ष है ये कैसे पता चलेगा? तो इसे दो तरीके से आप समझ सकते हैं कि कोई वर्ष लीप वर्ष होगा। तो दो तरीका है उस लीप वर्ष को पता करने का। पहला, जो सामान्य वर्ष होंगे, सामान्य वर्ष में 4 का भाग दीजिए, 4 का भाग और पूरा विभाजित हो, पूरा विभाजित हो तो लीप वर्ष होगा, तो लीप वर्ष हो जाएगा। यानी कोई भी सामान्य वर्ष है उसमें अगर आप 4 का भाग दे दीजिए और वो पूरा 4 से विभाजित हो जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। अर्थात उस वर्ष में 29 का फरवरी हो जाएगा। और एक और बनता है, कोई भी शताब्दी वर्ष है, अगर शताब्दी वर्ष में 400 का भाग देना होगा, 400 का भाग, और अब पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी पूरा विभाजित हो रहा है, तो अधिवर्ष होगा, यानी लीप वर्ष होगा। दो बातें आपको समझनी है। अगर सामान्य कोई वर्ष है वो शताब्दी वर्ष नहीं है, 100 वर्षों में नहीं है, तो आप निश्चित रूप से उसमें 4 का भाग दे दीजिए। और अगर वो पूरा कट जा रहा है तो लीप वर्ष हो जाएगा। और यदि शताब्दी वर्ष है, जैसे 100 है, 200 है, 400 है, 500 है, 1000 है, 1200 या 2400, 100 में अगर चल रहा है, शताब्दी वर्ष कोई है, तो उसमें आप 400 का भाग दीजिए। और 400 का भाग देने के बाद अगर पूर्णतः विभाजित हो गया तो वो लीप वर्ष होगा।
अन्यथा साधारण वर्ष होगा। अगर वो पूरा पूरा विभाजित हुआ तभी लीप वर्ष होगा, नहीं तो साधारण वर्ष हो जाएगा। तो लीप वर्ष को कैसे पता करें ये आप आसानी से इस बात से समझ सकते हैं। अगली बात जो इसमें इम्पोर्टेंट रहेगी, जो अगली बात यहाँ इम्पोर्टेंट है ये सारी बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। कैलेंडर के प्रश्नों को पढ़ने से पहले या लगाने से पहले ये बेसिक जानकारी तो बहुत ज़रूरी होती है। अब जो अगली इम्पोर्टेंट बात है इसका, ये है 100 वर्ष में, अगर 100 वर्ष हैं, 100 वर्ष में हमें पता करना है कि लीप वर्ष कितने होंगे और साधारण वर्ष कितने होंगे। साधारण, लीप और साधारण वर्ष पता करना है। तो ऐसे तो 100 वर्ष है तो 100 में 4 का भाग दे दिया जाए, तो 25 चौके 100 यानी कि 25 लीप वर्ष और बाकी 75 साधारण वर्ष। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि ये जो 100वां है 100 इसमें हम 400 का भाग देकर पता करेंगे, और जैसे ही 400 का भाग देंगे ये पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, और जब पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा तो ये लीप वर्ष नहीं हो सकता, ये साधारण वर्ष होगा। इसलिए 100 वर्ष में जो लीप वर्ष होंगे वो केवल 24 होंगे और साधारण हो जाएगा 76। तो 100 वर्ष में लीप वर्षों की संख्या 24, साधारण वर्षों की संख्या 76। उसके बाद यहीं से एक इम्पोर्टेंट बात है कि कोई भी साधारण वर्ष हो, कोई भी, यानी साधारण वर्ष की बात करेंगे हम। अगर साधारण वर्ष है आपके पास, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष की विशेषता है, आप कैलेंडर के किसी भी साधारण वर्ष को देख सकते हैं। अब तो बहुत व्यवस्था है, आप कैलेंडर में देख सकते हैं, अपने घर मोबाइल में भी कैलेंडर है उसमें भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो किसी भी साधारण वर्ष का जो पहला दिन होता है, पहला दिन और अंतिम दिन, अंतिम दिन, किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है, समान होगा। मतलब अगर पहला दिन सोमवार है तो अंतिम दिन भी सोमवार होगा, अंतिम दिन भी सोमवार होगा। साधारण वर्ष में पहला दिन और अंतिम दिन समान होगा। पहला दिन जो भी रहेगा, जैसे सोमवार है तो अंतिम दिन भी सोमवार होगा, मंगलवार है तो अंतिम दिन भी मंगलवार होगा। यहीं लीप वर्ष की बात करें, लीप वर्ष, लीप वर्ष में क्या होगा, लीप वर्ष में कंडीशन थोड़ा सा चेंज, पहला दिन और अंतिम दिन की बात करें, अंतिम दिन, तो इसमें एक दिन अधिक होगा, एक दिन अधिक। यानी पहला दिन अगर सोमवार है तो अंतिम दिन मंगलवार होगा, मंगलवार हो जाएगा। यानी अगर लीप वर्ष में देखा जाए तो लीप वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन में एक दिन का अंतर हो जाए। यानी कि पहला दिन अगर सोमवार है तो अंतिम दिन मंगलवार हो जाएगा, पहला दिन अगर बृहस्पतिवार है तो अंतिम दिन शुक्रवार हो जाएगा, एक दिन आगे का हो जाता है। तो साधारण और लीप वर्ष में ये इम्पोर्टेंस होते हैं। अगली जो इम्पोर्टेंट बात है, इसमें सभी बातें महत्वपूर्ण हैं और कैलेंडर को सही से समझने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहेगी। और यहाँ तक कि इनसे सामान्य प्रश्न भी बनते हैं, सामान्य प्रश्न भी बनते रहते हैं। तो महत्वपूर्ण, कहीं भी महत्वपूर्ण में कमी नहीं है, सारे के सारे पॉइंट, एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, तो आपको ध्यानपूर्वक उसको समझना होगा। अब एक चीज़ और आता है कि जो हमारा सामान्य
या जो हमारा कैलेंडर है इसका पहला दिन, कैलेंडर का प्रारंभ जो हो रहा है, कैलेंडर का जो प्रारंभ हो रहा है वो माना जाता है 1 जनवरी सन 1 से। और ये जो 1 जनवरी सन 1 का दिन है वो सोमवार माना जाता है। सोमवार मतलब जो हमारा कैलेंडर प्रारंभ हो रहा है वो 1 जनवरी सन 1 से स्टार्ट हो रहा है, या आप ऐसे कह सकते हैं 1 से स्टार्ट हो रहा है। और जो पहला दिन है उसका वो है सोमवार। सोमवार पहला दिन है। तो इसी के आधार पर, सोमवार के आधार पर ही हम लोग इसको कोड कर लेते हैं, दिनों को कोड कर लेते हैं। दिनों का एक स्पेशल कोड बना लिया जाता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं दिन और कोड, दिन और कोड। ये कोड हम लोगों को आगे चलकर प्रश्नों में काफ़ी सहायता पहुंचाएगा। यानी कोड के आधार पर ही हम लोग दिन को निर्धारित कर पाएंगे कौन सा दिन है। तो जैसे कोड में यहाँ से ही स्टार्ट किया जाएगा। जैसे सोमवार को, सोमवार का जो कोड होगा 1, मंगलवार का होगा 2, बुधवार का हो जाएगा 3, बृहस्पतिवार का हो जाएगा 4, शुक्रवार का 5, शनिवार का 6 और रविवार का 0 या 7। आप 7 भी कह सकते हैं, 0 भी कह सकते हैं, चाहे 0 कहिए चाहे 7 कहिए, बात वही है क्योंकि इसके बाद फिर से वही दिन रिपीट हो जाएंगे। जब वही दिन रिपीट हो जाएंगे तो उसको 0 भी कह सकते हैं, 7 भी कह सकते हैं। तो दिनों का जो कोड निर्धारित किया गया है वो प्रारंभ दिवस के आधार पर निर्धारित किया गया। प्रारंभ दिवस को सोमवार माना गया, और अगर सोमवार प्रारंभ दिवस है तो पहला दिन उसे माना गया, और उसका कोड भी निर्धारित कर दिया गया कि सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, बृहस्पतिवार का 4, शुक्रवार का 5, शनिवार का 6 और रविवार का 0 या 7। तो इस तरीके से हम लोग कोड भी निर्धारित कर सकते हैं। ये वेरी इम्पोर्टेंट है आगे के प्रश्नों के लिए, वेरी इम्पोर्टेंट। हालांकि जितनी भी जानकारियाँ दी गई सब एक से बढ़ के एक अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ये आगे के क्वेश्चनों में अहम रोल अदा करेगा, इसलिए ज़्यादा हम इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। अब अगली जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो दिवस है, वो प्रत्येक 7 दिन बाद दिन जो होते हैं, यानी दिवस की पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति हो जाती है, पुनरावृत्ति होती है। मतलब यह है कि 7 दिनों के बाद दिन फिर से रिपीट हो जाएगा। मतलब जैसे एक एग्जाम्पल से, अगर 8 तारीख को रविवार है तो आप इसी 8 में 7 जोड़ दीजिए, आएगा 15। 15 को भी रविवार ही होगा, रविवार होगा। फिर इसमें अगर आप 7 जोड़ दीजिए तो आएगा 7 5 22, 7 5 12, तो मतलब 22 हो गया यहाँ, 22, यानी इस दिन भी रविवार हो जाएगा। अगर इसमें और आप 7 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 29, इस दिन भी रविवार ही होगा, इस दिन भी रविवार होगा। मतलब प्रत्येक 7 दिन बाद दिवस की पुनरावृत्ति होगी। कोई भी दिन रहेगा, किसी भी डेट को कोई दिन हो रहा है उसमें 7 जोड़िए। 7 जोड़ने के बाद जो तिथि प्राप्त होती है वो फिर से उसी दिन को रिपीट करेगा, उसी दिन को बताएगा। तो एक ये इम्पोर्टेंट बात है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है अतिरिक्त दिवस का।
अतिरिक्त दिवस, अतिरिक्त दिवस या ऑड डे, विषम दिन, अतिरिक्त दिवस या विषम दिन। ये क्या होता है अतिरिक्त दिवस या विषम दिन? अतिरिक्त दिवस या विषम दिन, अतिरिक्त दिवस या विषम दिन। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, बड़े सवालों में इसका प्रयोग होगा, बड़े प्रश्नों में हम लोग इसे प्रयोग करेंगे। तो अतिरिक्त दिवस या विषम दिन मतलब 7 दिन के अलावा जितना भी अतिरिक्त दिन बचेगा उसी को अतिरिक्त दिन या विषम दिन कह लेंगे। किसी भी निश्चित माह, सप्ताह, वर्ष, शताब्दी वर्ष, इन सब में 7 से डिवाइड करने के बाद दिनों की संख्या के अतिरिक्त जो दिन बच जाएंगे वो अतिरिक्त दिन हो जाएंगे या विषम दिन हो जाएंगे। बात वही हो रही। जैसे अगर हम माह के विषम दिनों की बात करें, माह के विषम दिन, विषम दिन बात कन्फर्म हुई होगी। जैसा कि मैंने बताया विषम दिन का मतलब अतिरिक्त दिनों से है। 7 दिनों के अलावा जो भी एक्स्ट्रा दिन आएगा उसे अतिरिक्त दिन या विषम दिन कहेंगे। तो हम लोग हर माह का चेक करते हैं। जैसे जनवरी का, जनवरी में कितना दिन है? जनवरी में है 30 दिन। तो 30 में 7 का भाग दें तो 7 चौक 28, 2 दिन हो जाएगा। सॉरी 31 दिन का है, 31 का है जनवरी, तो 31 का है तो 7 का भाग देंगे तो 7 चौक 28, बचा 3। फरवरी में आ जाइए, फेब जो है फरवरी 28 का है या 29 का है। अगर इसमें 7 का भाग दे दीजिए तो 7 चौक 28, 28 रहेगा तो 0 विषम दिन, और अगर 29 रहेगा तो 1 विषम दिन। फिर मार्च में आएंगे तो मार्च फिर से 31 का हो जाएगा और इसमें फिर से 3 विषम दिन हो जाएंगे। अप्रैल हो जाएगा, अप्रैल में 30 तो यहाँ पर 2। मई है 31, 3। जून है 30 तो 2। जुलाई 31 तो 3। अगस्त 31 तो 3। सितंबर 30 तो 2। अक्टूबर 31 तो 3। नवंबर 30 तो 2 और दिसंबर 31 तो 3। 31 तो 3। मैं एक बार इधर लिख दे रहा हूँ, मुझे लगता है स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये है माह और ये है विषम दिन। मैं छोटे अक्षरों में लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जनवरी का विषम दिन है 3, फरवरी का है 0 या 1, मार्च का है 3, अप्रैल का है 2, मई का है 3, जून का है 2, जुलाई का है 3, अगस्त का है 3, सितंबर का है 2, अक्टूबर का है
3, नवंबर का है 2 और दिसंबर का है 3। तो ये विषम दिनों की संख्या हो जाएगी, विषम दिनों की संख्या हो जाएगी। यानी माह के सभी दिनों के आधार पर, कुल दिनों के आधार पर जो हर महीने का विषम दिन है वो इस तरीके से, जनवरी का 3, फरवरी में 0, 1, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3। इस तरीके से आप विषम दिनों की संख्या यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये याद रखना होगा। इसके अलावा 100 वर्ष में भी कुछ चीज़ें आपको, यानी एक वर्ष में पूरे, पहले 1 वर्ष, फिर 100 वर्ष, फिर 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष तक के सभी विषम दिनों के बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले एक वर्ष में जो साधारण वर्ष होगा, साधारण वर्ष में विषम दिन, तो आइए किसी साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होंगे वो पता करें। जैसे हमने दिनों में महीनों में ज्ञात किया, उसी तरह से वर्ष में भी ज्ञात करेंगे। वर्ष में कुल कितने दिन हैं? 365 दिन डिवाइडेड बाई 7, 7 से भाग देंगे तो कुल आएगा 52 सप्ताह हो जाएगा, और प्लस 1, 7 पूरे 35, 7 दूना 14 प्लस 1 दिन, तो 52 सप्ताह कंप्लीट होगा और 1 दिन बचा रह जाएगा। और यही 1 दिन क्या है? अतिरिक्त दिन है। तो ये एक अतिरिक्त दिन हो जाएगा। अगर ये लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में क्या हो जाएगा? लीप वर्ष में जो दिन होंगे वो 366 हो जाएंगे। इसमें भाग दे दिया 7 का, तो 52 सप्ताह पूरा और प्लस 2, यानी 2 विषम दिन आपको मिलेंगे। तो इम्पोर्टेंट बातें आ रही हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। माह के जो विषम दिन हैं वो यहाँ पर क्लियर। साधारण वर्ष में विषम दिन 1, लीप वर्ष में विषम दिन 2। अब इसी के साथ साथ हम लोग और बड़े जो शताब्दी वर्ष हैं उसकी भी बात करते हैं। एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसका प्रयोग आगे आने वाले प्रश्नों में हम लोग करते चलेंगे। तो 100 वर्ष की बात करें, अगर हम 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन। अब 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन अगर निकालना है तो आप एक चीज़ तो कंफर्म कर चुके हैं, जो 100 वर्ष है उसमें 76 साधारण वर्ष हैं और प्लस 24 लीप वर्ष हैं। तो 76 साधारण वर्ष हैं और प्रत्येक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन है। इसका मतलब 76 विषम दिन हो जाएगा, प्लस प्रत्येक लीप वर्ष में 2 विषम दिन है, तो इसका मतलब 24 दूना 48। हम डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर लें तो यहाँ 76 70 तक कटेगा, 6 अतिरिक्त दिन बचा होगा, और यहाँ पर 7 छंग 42, यहाँ भी 6 अतिरिक्त दिन बचा होगा। तो कुल ये मिला के हो गया 12। एक बार 7 का और भाग दे दें तो जो शेष बचा होगा, जो शेष बचेगा वो बचेगा 5, और यही 5 अतिरिक्त दिवस होगा। तो 100 वर्ष में अतिरिक्त दिवसों की संख्या 5। इसी तरीके से आगे भी देख लेते हैं। आगे अगर हम 200 वर्षों की बात करें, 200 वर्ष में विषम दिन, तो 200 वर्ष में विषम दिन जो होंगे वो आप सीधे निकाल सकते हैं। 100 वर्ष में अगर 5 है तो 200 वर्ष में कितना होगा? 5 गुणे 2, तो 5 दूना 10 दिन आएगा
अतिरिक्त, और इसमें 7 का भाग दे दिया जाए यानी 7 माइनस कर दें तो 3, यानी 200 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 3 हो जाएगी। यहीं पर 300 वर्ष में अगर निकाला जाए, 300 वर्ष में विषम दिन, तो आप फिर यहाँ भी देख सकते हैं 300 वर्ष में, एक वर्ष में 5 तो 3 में 5 3 15, यानी 5 गुणे 3 कर दिया जाए तो 5 3 15, 7 का भाग दे दें तो 14 तक खत्म हो जाएगा, बचेगा 1, यानी 300 वर्ष में जो अतिरिक्त दिवस है वो केवल 1 है। अगला 400 वर्ष में अगर विषम या अतिरिक्त दिन देखा जाए, विषम दिन, तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20 दिन इधर, उसके साथ साथ प्लस ये एक लीप वर्ष का और जुटेगा, एक दिन लीप वर्ष का और जुड़ जाएगा, क्योंकि 400 वर्ष जो है 4 से डिवाइड करने पर पूरा विभाजित हो जाएगा, तो ये लीप वर्ष हो जाएगा। तो लीप वर्ष हो जाएगा तो एक और बढ़ गया, यानी 21 दिन हो गया। अब इसे अगर 7 से भाग दे दिया जाए तो शेष जो बचेगा, शेष हो जाएगा 0, यानी इसमें विषम दिनों की संख्या 0 हो जाएगी, 0। तो एक बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट आई, 100 वर्ष में अतिरिक्त दिवस या विषम दिन 5, 200 वर्ष में विषम दिन 3, 300 वर्ष में विषम दिन 1 और 400 वर्ष में विषम दिन 0। ये इम्पोर्टेंट बात रहेगी, फिर आगे के प्रश्नों में इसका महत्वपूर्ण प्रयोग रहेगा। तो हम लोगों ने कुल मिला के विषम दिन को कन्फर्म किया कि विषम दिन कैसे निकाले जाएंगे और किस किस माह या किस किस वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, शताब्दी वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, 100 में, 200 में, 300 में, 400 में। अब इसके बाद 400 के बाद एक 400 निकालिए, आगे जो बचता है वो 1 2 3 आएगा, फिर 400 निकालिए, फिर आगे 1 2 3 वर्ष ऐसे चलता जाएगा 100 वर्षों के आधार पर। तो उधर बाकी के निकालने की ज़रूरत नहीं। जैसे 500 की बात करेंगे तो 400 के बाद वो पहला 1 वर्ष फिर से हो जाएगा, 100 वर्ष हो जाएगा, यानी 600 वर्ष के लिए 1 वर्ष और आ जाएगा, 500 वर्ष के लिए 400 वर्ष तो ख़त्म, 5 के लिए 500 वर्षवा जो होगा वो 1 वर्ष 100 वर्ष के रूप में आप काउंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं कि विषम दिनों की संख्या क्या हो जाएगी। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बात और निकल के आती है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है और कई बार पेपरों में आया हुआ। आइए देखते हैं क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन शताब्दी वर्षों का अंतिम दिन नहीं हो सकता है। तो अगर हमें ये पता हो कि शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन हो कौन सकते हैं, तो ये भी पता हो जाएगा कि कौन से दिन नहीं हो सकते शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन। तो शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन, तो शताब्दी वर्षों के अंतिम दिन, शताब्दी वर्षों के अंतिम दिन में आप केवल 100 वर्ष का देखिए, 200 वर्ष का देखिए, 300 वर्ष का देखिए और 400 वर्ष का। बाकी तो अपने आप इन्हीं के अंतर्गत आ जाएगा, तो हम लोग डिसाइड करते हैं। देखिए जो कोड पढ़ा हम लोगों ने, सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, बृहस्पतिवार का 4, शुक्रवार का 5, शनिवार का 6 और रविवार का 0। और ये जो विषम दिन हम लोगों ने निकाले हैं,
वो उसी कोड के आधार पर ही निकाला गया है। तो निश्चित रूप से ये विषम दिन ही हमारे लिए की का काम करेंगे, ये की का काम करेंगे। मतलब 100 वर्ष में जो अतिरिक्त दिवस हैं वो है 5, और इस 5 के कारण जो 5वें दिन का कोड निर्धारित किया गया था, जो 5वें दिन का कोड निर्धारित किया गया है वो है शुक्रवार। तो प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन जो होगा, प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन वो शुक्रवार हो जाएगा। दूसरी शताब्दी के का अंतिम जो विषम दिन है वो 3 है। तो 3 क्या होता है? सोम मंगल बुध हो जाएगा, बुधवार। और 300 जो शताब्दी होगी उसका विषम होता है 1, और 1 क्या होता है? सोमवार होता है, 1 होता है सोमवार। और चौथी शताब्दी का अंतिम अतिरिक्त दिवस जो है वो 0 है, यानी रविवार। तो एक इम्पोर्टेंट बात आ रही है कि शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार तो किसी भी शताब्दी दिवस के अंतिम दिन हो सकते हैं। तो अंतिम दिन नहीं होगा कौन? अंतिम दिन नहीं, कौन कौन नहीं हो सकता अंतिम दिन? तो भाई हम यहाँ सोमवार और रविवार, सोमवार तो निकल गया, बुधवार भी निकल गया, तो बृहस्पति नहीं हो सकता। बृहस्पति का शुक्र, रवि, सोम, मंगल, पहले मंगल रहेगा, मंगल से ही शुरू करते हैं। मंगल यहाँ नहीं है। फिर बुध आया, बृहस्पति नहीं है, बृहस्पति। फिर शुक्र है, शनि नहीं है, शनि। तो 7 दिन में ये 3 दिन ऐसे हैं जो कभी भी किसी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन नहीं हो सकते। किसी भी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार नहीं हो सकता। हो कौन सकते हैं? शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार, ये हो सकते हैं। तो इसका विपरीत भी तो समझा जा सकता है, यानी ये भी तो पूछा जा सकता है कि किसी शताब्दी वर्ष का पहला दिन कौन हो सकता है, या किसी शताब्दी वर्ष का पहला दिन कौन नहीं हो सकता है। तो पहले ये पता कर लें कि किसी शताब्दी वर्ष का पहला दिन कौन हो सकता है। तो शताब्दी वर्ष का पहला दिन, फिर हम लोग उसी कोड की मदद लेंगे। शताब्दी वर्ष का पहला दिन, तो 100 वाले में पहली शताब्दी जो होगी, पहली शताब्दी है ये, ऐसे चलते हैं, लिखते हैं पहली शताब्दी यानी 100वां वर्ष। इसका पहला दिन तो डिसाइड है, क्या था? सोम से ही तो शुरू किया था हम लोगों ने, सोमवार। तो पहली शताब्दी का पहला दिन सोमवार ही है, ये तो शुरू में ही स्टार्ट से मान लिया गया है, तो सोमवार रहेगा। लेकिन दूसरी शताब्दी जब आएगी, जब दूसरी शताब्दी आएगी तो बात यहाँ थोड़ी सी चेंज हुई होगी। आप देखिए, दूसरी शताब्दी तब आएगी जब पहली शताब्दी समाप्त होगी, और जब पहली शताब्दी समाप्त हो रहा था तो 5 विषम दिन हुआ करते थे। तो ये तो 5 जो विषम दिन है वो अंतिम वाला दिन है, अंतिम वाला दिन किसी शताब्दी वर्ष का। लेकिन जब प्रारंभ करेंगे 200वां वाले पहले दिन जाएंगे तो 1 दिन प्लस हो जाएगा, तो इसी में 1 दिन प्लस कर लेंगे तो इसका कोड बन जाएगा 6, और 6 कोड के लिए होता है शनिवार। 6 के लिए हुआ शनिवार। तो दूसरी शताब्दी का पहला दिन जो है वो शनिवार है। वहीं पर तीसरी शताब्दी में आते हैं, तीसरी शताब्दी। तो तीसरी शताब्दी तब शुरू होगी
जब दूसरी समाप्त होगी और दूसरी शताब्दी में अतिरिक्त दिवसों की संख्या 3 होती है। अतिरिक्त दिवसों की संख्या कितनी है? 3। फिर अगले दिन में चलेंगे तब तो नई वाली शताब्दी शुरू होगी। नई वाली शताब्दी शुरू होगी तो 3 1 4 और जो 4 होता है वो बृहस्पतिवार को दर्शाता है। बृहस्पतिवार। उसके बाद चौथी शताब्दी की बात करते हैं। चौथी शताब्दी फिर से वही बात, जब 300 वाली ख़त्म होगी तभी तो चौथी चलेगी। 300 वाली ख़त्म होगी तो चौथी चलेगी। तो तीसरी जब ख़त्म होती है तो विषम दिन बचते हैं 1 और 1 और जोड़ दीजिए तो 2 हो जाएगा और 2 है मंगलवार। 2 है मंगलवार। इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं कि शताब्दी, किसी शताब्दी वर्ष का पहला दिन क्या हो सकता है। किसी शताब्दी वर्ष का पहला दिन हो सकता है सोम, शनि, बृहस्पति या मंगलवार। तो कौन नहीं हो सकता है? कौन नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। कौन नहीं हो सकता? तो नहीं हो सकता। सोम हो सकता है, मंगल भी हो सकता है, तो बुध नहीं हो सकता। बुध। बृहस्पति हो सकता है तो शुक्र नहीं हो सकता। शुक्र। और शनि हो सकता है तो रवि नहीं हो सकता। रवि नहीं हो सकता। मतलब ये 3 दिन किसी भी शताब्दी वर्ष का पहला दिन नहीं हो सकता। जैसे किसी शताब्दी का अंतिम दिन मंगल, बृहस्पति और शनि नहीं हो सकता, उसी तरीके से किसी शताब्दी का पहला दिन बुध, शुक्र और रवि नहीं हो सकता। तो इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें जहाँ से सामान्य रूप से प्रश्न बनते हैं, तो ये सामान्य चीज़ें हैं जिसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।